नमस्कार, मैं हूं संजय प्रभाकर और आप देख रहे हैं नवभारत डिजिटल। दोस्तों, ठीक 2 दिन पहले इसी प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ थे श्रीनिवास रेड्डी हैदराबाद से, जो जाने माने टीवी जर्नलिस्ट हैं, टीवी 9 ग्रुप के एडिटर इन चीफ थे। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि इस बार बहुत ही खतरनाक रिजल्ट आएंगे जो टीआरएस के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, और वही रिजल्ट आज 2 दिन बाद सामने आया। भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त फायदा हुआ है और टीआरएस को जबरदस्त नुकसान, ओवैसी को भी नुकसान हुआ है। कैसे, इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज 2 खास गेस्ट हैं। हैदराबाद से श्रीनिवास रेड्डी, जाने माने पत्रकार, टीवी 9 ग्रुप के संपादक रहे, और मुंबई से जाने माने टीवी पत्रकार संजय सिंह, जो एनडीटीवी, जी न्यूज, टाइम्स नाउ जैसे बड़े चैनलों में कई सालों तक संपादक रहे हैं। श्रीनिवास जी, आपका स्वागत है। थैंक यू संजय, फिर से आप दोबारा आपने बुलाया है। और संजय सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नवभारत डिजिटल पर। बहुत बहुत धन्यवाद संजय। सबसे पहले मैं सवाल करूंगा, श्रीनिवास रेड्डी जी, आपने ठीक 2 दिन पहले नवभारत डिजिटल पर जो बातें कही थी वो बिल्कुल सच हो गई। आज जो रिजल्ट आए हैं, शाम ढलते ढलते सारी तस्वीरें साफ हो गई हैं। आपने कहा था कि जो रिजल्ट आएंगे वो टीआरएस के लिए खतरनाक साबित होंगे। अब देखिए, तस्वीरें साफ है। बताइए, क्या बोलना चाहेंगे, आगे क्या होगा वहां? देखिए, आज भी जो मैंने कहा था कि टीआरएस के लिए जो खतरनाक रिजल्ट्स आएंगे, वो खतरनाक रिजल्ट्स आया ही है, क्योंकि 150 जो पूरे के पूरा जीएचएमसी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो कॉर्पोरेटर्स है 150 में मैजिक फिगर होता है 76। वहां तक ये लोगों ने पहुंच नहीं पाया। 16 सीट्स तक वो लोग कम होने की संभावना है, जिस तरह से हम देखने को मिलता है यहाँ। पता नहीं अभी तक, क्योंकि पूरे के पूरा रिजल्ट आना है। अगर 55 भी टीआरएस पाती है तो 20 सीट्स इनको चाहिए टीआरएस के लिए। बहुत ये है। और नंबर 2 यहाँ है संजय कि पहले से ही टीआरएस ने बोल रहा है कि मेयर हमारा ही है। जीएचएमसी का जो मेयर है, डिप्टी मेयर उनका ही है। अपने बल पे आएंगे, क्योंकि इनके पीछे और एक वजह है कि उनके 26 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स है पूरा जीएचएमसी में। 26 यानी आज अगर 55 अगर टीआरएस भी आते हैं, 55 या 56 जाके रुकते हैं, अगर एक्सेप्शन मिलके भी 76 होता है। लेकिन ये काफी नहीं है। आपको 150 में 75 अगर पूरा लेते हैं तो 76 आ सकते हैं। लेकिन जब एक्सेप्शन भी मिल जाता है, अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कितना एक्सेप्शन सीट्स इसमें मिलते हैं। संजय, थोड़ा मुझे मैथ्स को थोड़ा गिनना पड़ेगा, क्योंकि टोटल 150 हो गया है, और एक्स ऑफिशियो अगर समझ लीजिए कि टीआरएस के पास 36 है, 52 मैक्सिमम हो सकता है टीआरएस में। 52 अगर एमआईएम के जो एमएलए से, एमपी से, टीआरएस के एमएलए से, एमपी से, और भारतीय जनता पार्टी के एमएलए अभी 1 या 2 लोग हैं अभी, और एक एमपी भी है इनके, और 4 एमपी भी है। अगर सभी लोग आके कितना एक्सेप्ट इश्यू यहाँ बन सकते हैं। सबसे बड़ा खतरनाक ये है कि सब समझ लीजिए कि 56 इनके पास जीएचएमसी के पास है जी। 150 और ये 56 दोनों मिलके हो सकता है कि 206 का अगर मैजिक फिगर लेते हैं तो 206 मींस 100 हो गया, और 104 होना चाहिए जी। अगर समझ लीजिए कि टोटल पूरे के पूरा एक्सेप्शन मिल जाता है पूरे के पूरा, तो इसमें 103 आने के लिए खुद टीआरएस के पास इतना एक्सेप्शन के नंबर्स है ही नहीं आज के दिन। यानी इनका 36 हो जाता है और 55 पूरा मिलके 86 में रुक जाता है। लेकिन आपको चाहिए 100, कहां से मिलते हैं टीआरएस को आज की तारीख में? संभव नहीं है। इसीलिए टीआरएस के पास आज की तारीख में एमआईएम के पास जाने के सिवा और कोई रास्ता बचा नहीं है। अगर एमआईएम के पास जाता ही, समझ लीजिए आज बीजेपी ऑलरेडी पोलराइज करके बैठा है हैदराबाद में, वोट्स को लेकर, हिंदू मुस्लिम्स लेकर, और पहले से बोलते आ रहे हैं कि एमआईएम और टीआरएस दोनों एक ही है, एक ही चेहरा है, लेकिन दिखते नहीं है। ये लोग नाटकबाजी कर रहे हैं कि हम अलग अलग लड़ रहे हैं। आज अगर टीआरएस इनके पास गया तो नेक्स्ट 3 इयर्स में असेंबली इलेक्शंस में टीआरएस को एक तरफ दे पुश इन ए कॉर्नर इन ए सच ए वे दैट दिस इज द कम्युनल पार्टी भी एमआईएम के साथ मिला है, हम सच्ची यहाँ हिंदूवादी भगवा जो भी है
वो करके पूरे के पूरा हिंदू वोट्स को पोलराइज करने की जो प्लान रची है जीएचएमसी में, वो पूरे के पूरा सफलता आज भारतीय जनता पार्टी की ओर दिख रहा है। और ये सबसे बड़ी खतरनाक है टीआरएस के लिए। मैं बोल रहा हूँ, आज भी मैं वही शब्द इस्तेमाल करना चाहूंगा कि खतरनाक जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, अगर पूरा मेजॉरिटी भी टीआरएस की मिलता है तो शायद इतना खतरनाक हो नहीं सकता था टीआरएस के लिए। लेकिन जो फ्रेगमेंटेड आज जिस तरह से हंग रिजल्ट जो मिला है, जी आज बहुत खतरनाक सिचुएशन में टीआरएस को लेके रखा है कि सच में वो एमआईएम के पास जाए ना जाए, अगर जाए तो क्या होगा, नहीं जाए तो क्या होगा। आज की तारीख में भारत मैं ये भी कहा था, भारतीय जनता पार्टी के लिए जीएचएमसी यानी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जितना सीट मिलते हैं इसमें कोई लेना देना नहीं है। उनको पूरे के पूरा इनका जो नजरिया है नेक्स्ट आने वाले जनरल इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस पूरा तेलंगाना को प्राप्त करने के लिए है। तो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जो सीट्स मिलना चाहिए, जिस तरह से फ्रैगमेंटेड कंफ्यूजन वाला जो मामला यहाँ है वो मिलना चाहिए, आज मिला है। और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के सामने जितने बड़े से शोर या जो सेलिब्रेशंस के जो माहौल है वो बहुत बड़ा हुआ है। और संजय, मैं आपको बोलता हूँ, भारतीय जनता पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए दो तीन चीज आपके सामने एक है। सबसे पहले, जहां भी जिसके साथ भी लड़े हैं, एमआईएम के साथ लड़ो या टीआरएस के साथ लड़ो, या जीता है या सेकंड पार्टी रहा है, एमआईएम के साथ जहां उन्होंने लड़ा है, एमआईएम के साथ लड़ा है, तो टीआरएस कहां भी नंबर 2 नहीं था, ओनली भारतीय जनता पार्टी था। टीआरएस के पास जब लड़ा था वहां एमआईएम नंबर 2 नहीं था, केवल भारतीय जनता पार्टी रहा था। इतना पूरे के पूरा ताकत के साथ आज जीएचएमसी में भारतीय जनता पार्टी जो प्रदर्शन रहा है वो बहुत बढ़िया रहा है। यानी कि अगर हम देखें कि जहां भी टीआरएस ने सीटें अभी जीती हैं, देखिए पिछली बार टीआरएस के पास 99 यानी कि 99 सीट थी, और बीजेपी जिसके पास 4 सीटें थी सिर्फ, इस बार 49 सीट्स पे, और एमआईएम के पास 44 थे, इस बार एक घट गई है सीट और 43। कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं है, पिछली बार भी 2 थी, इस बार भी 2 है। लेकिन देखिए, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप वहां पर बचपन से रहे हैं, अब आपने वहां की राजनीति को बचपन से देखा है और पत्रकार होने के नाते हर एंगल से देखा है, तो जिन सीटों में टीआरएस ने जीत हासिल की है, वहां भी आपका मानना है कि दूसरे पोजीशन पे भारतीय जनता पार्टी है? बिल्कुल बिल्कुल, ना सिर्फ टीआरएस, एमआईएम के पास जहां भी लड़ा है वहां वहां भी भारतीय जनता पार्टी सेकंड प्लेस में रहा है। शायद अभी तक वोट शेयर का नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि ऑलमोस्ट बराबर टीआरएस जितना वोट शेयर लिया है उतना वोट शेयर शायद ये भी लिया होगा भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि एमआईएम का वोट शेयर बहुत कम होगा, क्योंकि दे कंटेस्टेड ओनली इन 151 में, केवल 51 या 53, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इतना ही सीट्स में उन लोग लड़ा है। यानी उनका जो वोट शेयर है बहुत कम होगा। एमआईएम वोट शेयर कम है, लेकिन जहां मुस्लिम डोमिनेट एरिया है, जहां उनको ताकत है वही लड़ा है, तो शायद उन लोगों ने ज्यादा सीट्स मिले हैं, वोट शेयर कम है। लेकिन पूरे के पूरा अगर जीएचएमसी में पोल्ड वोट्स में वोट शेयर देखा गया जी तो टीआरएस के बराबर मुकाबला भारतीय जनता पार्टी देगी। जी, देखिए अब मैं बात करूंगा डॉक्टर संजय सिंह से। संजय सिंह, आप राष्ट्रीय राजनीति पर लगातार नजर रखते रहे इतने सालों में, और हम काफी दिनों से, हम काफी साल एक साथ भी काम किए हैं, आपकी समझ को भी देखा है। 2 दिन पहले हम जब साथ में चाय पी रहे थे, आपने चर्चा के दरमियान कुछ बातें कही थी, मैं यहाँ पर निकालना चाहूंगा। आपने कहा था कि बिहार में जो हालिया जो इलेक्शन हुए हैं, उसमें जो कर्ज के तौर पर मिला भारतीय जनता पार्टी को और एमआईएम को आपस में, वो चुकाने चली गई है वहां पर। ये जरा आप यहाँ पर समझाइए। देखिए, पूरे चुनाव को अगर हमको कंटिन्यूटी में देखना चाहिए, बिहार में जिस तरह से हुआ, खासकर सीमांचल इलाकों में एआईएमएम ने जिस तरह से अपने इनरोड्स बनाए और फायदा उसको हुआ, और साथ ही जैसा देखा गया था कि जहां एमआईएम जितनी स्ट्रांग जहां होती है, बीजेपी को भी लगभग वैसा ही लाभ मिलता है। ये उसकी कंटिन्यूटी तौर के पर देखा जाए तो अब हम हैदराबाद के ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो नतीजे आ रहे हैं, फिलहाल रुझान भी आ रहे हैं, उसके हिसाब से साफ साबित होता है कि जहां पे एमआईएम को फायदा, इसमें एमआईएम अपना जो स्थिति थी वो लगभग बनाकर रखी, लेकिन बीजेपी को जबरदस्त फायदा हो रहा है। इसके पहले देखा जाए तो टीआरएस का वहां के जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में एक तरफा वर्चस्व हुआ करता था। यही वजह थी कि पिछले बार भले एआईएमएम उनकी अलाई थी, उनकी गठबंधन सहयोगी थी, लेकिन हैदराबाद को गवर्न करने के लिए, चलाने के लिए उसकी जरूरत नहीं पड़ी थी। इस बार उस वजह से आमने सामने चुनाव लड़े हैं और टीआरएस का जो डोमिनेंस है वो खत्म हो गया है। बीजेपी जबरदस्त तरीके से उभरी है, और खासकर एआईएमएम की ओवैसी की पार्टी ने जिस
तरह से फायदा हुआ या जिसने अपने आप को मेंटेन किया उसको भी फायदा होता दिख रहा है, क्योंकि अगर टीआरएस को कल अपनी सरकार वहां पे बनाना है, अपना मेयर बनाना भी है, तो उसको कहीं ना कहीं ओवैसी की पार्टी का सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो ओवैसी की पार्टी इसमें एक विनर के तौर पे दिखाई देती है, होती हुई दिखाई देती है। भले उसने अपनी जो पिछले बार के आसपास की टैली के आसपास ही रही है, लेकिन बीजेपी ने जबरदस्त किया और टीआरएस को कि अपने पॉलिटिकल बैकयार्ड जिसे कहते हैं कि उसके अपने गढ़ में घुसकर जिस तरह से चुनौती दी है, जिस तरह से बीजेपी ने अपनी पूरी प्रचार की जो सामग्री है और सब तमाम बड़े बड़े नेताओं को उसमें झोंक दिया था। एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में आमतौर पर इतने बड़े लेवल के जो नेता है वो कम प्रचार करते हैं, और खासकर कोविड जैसी सिचुएशन को देखते हुए और इस पर होता है कि उसके बावजूद उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी थी। तो बीजेपी ने एक तरह से बता दिया है कि अब वो आंध्र प्रदेश की सॉरी तेलंगाना की जो राजनीति है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, और इसे हमको सेमीफाइनल के तौर पर देखना चाहिए। 2023 के अंदर वहां पर असेंबली के चुनाव होंगे और उसके पहले ही बंगाल में भी चुनाव होंगे। अब तमाम जगह जहां पे माइनॉरिटी एक स्ट्रॉन्ग एक अच्छी खासी तादाद में है, वहां पर ओवैसी की पार्टी है वो अच्छा परफॉर्मेंस देती है, वहां पर वो जाकर जबरदस्त तरीके से प्रचार करते हैं। जहां जहां ऐसे हुआ है वहां पर वोट पोलराइज हुए हैं, तो दोनों तरफ के हुए हैं और बीजेपी को उसका फायदा होते हुए दिखा है। आप इसे सेमीफाइनल के तौर पे देखिए, आने वाले असेंबली जो चुनाव होंगे तेलंगाना में या वेस्ट बंगाल में होंगे, उसके लिए सेमीफाइनल के तो वो जो फाइनल होने वाला उसके सेमीफाइनल तैयारी के तौर पर देखा जाएगा। और साथ ही ये बहुत बड़ा एक सबक और संकेत और मैं कहूँ दिशा मिलेगी कि हैदराबाद या तेलंगाना के जो आने वाले जो चुनाव हैं उसको देखते हुए कि किस तरह से आगे जो है राजनीतिक करवट बैठेगी, और बीजेपी एक बड़ी मेन प्लेयर के रूप में उभरी है तेलंगाना के अंदर, और टीआरएस की जो पार्टी है उसको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वो बीजेपी से कैसे निपटे। देखिए डॉक्टर संजय सिंह, मैं आपसे वो सवाल फिर से दोहराना चाहूंगा। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि आपने 2 दिन पहले हम जब साथ में चाय पी रहे थे मुंबई में महालक्ष्मी के आसपास में, तो आपने वहां पर एक बात कही थी चर्चा के दरमियान। ये कही थी कि ये आपस में कर्ज लेने का जो मामला है ओवैसी और बीजेपी के बीच में, वो अदायगी हो रही है। ये बताइए। देखिए बिल्कुल सी बात है, क्योंकि दोनों एक तरह से ऐसा हो रहा है, देखने में आ रहा है कि दोनों पार्टियों का परस्पर फायदा होता है जब स्ट्रांगली लड़ते हैं। और जहां पे एमआईएम एक अच्छे तरीके से जब लड़ती है तो वहां पे बीजेपी को फायदा होता है। हमने देखा है, हमने महाराष्ट्र में भी देखा है, कुछ सीटों पर हमने देखा है, बिहार के चुनाव में हमने कुछ सीटों पर देखा है, लेकिन खासकर इस बार जो इनके गढ़ में घुसी है। और याद एक और चीज आप ध्यान में रखिए कि अगर बीजेपी इतने स्ट्रांगली अगर चुनाव नहीं लड़ी होती तो शायद ओवैसी की जो पार्टी है उसको इन चुनाव में इतनी अच्छी सीटें भी नहीं मिली होती है, क्योंकि बीजेपी ने पूरे दमखम से जो चुनाव लड़ा, अपनी पूरी ताकत उसमें झोंक दी, उसका कहीं ना कहीं फायदा एमआईएम को भी मिला है, ओवैसी की पार्टी को भी मिला है, जिसको अपने जो परंपरागत वोटर थे उसको पोलराइज करने में उसको मदद मिली है, और टीआरएस का जो डोमिनेंस था वो खत्म करने में उसको मदद मिली है। तो एक मेजर प्लेयर के रूप में ओवैसी की पार्टी आ गई। तो बीजेपी का जो अच्छा परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं जानबूझकर या अनजाने में प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से फायदा जरूर पहुंचाता है ओवैसी की पार्टी को। अगर उसे तोल मोल के हिसाब से देखा जाए तो अगर ओवैसी की पार्टी ने अगर अच्छे परफॉर्मेंस से बीजेपी वहां पर दूसरी जो पार्टियां थी, तेजस्वी की पार्टी थी और कांग्रेस का उनका जो गठबंधन को नुकसान पहुंचाया, तो लगता है कि बीजेपी उसका जो कर्जा की है और ये हमको मिला है इसके वजह से। ये हमको पॉलिटिकल लाइंस और बिटवीन द लाइंस उसमें पढ़ने की जरूरत है। इसको सीधे सीधे कहना और मतलब निकालना मुश्किल है, लेकिन पॉलिटिकल लाइंस के बीच में पढ़े और आगामी चुनाव जो आने वाले उसको ध्यान में रखे तो एक साफ तौर पे 2 और 2 का 4 देखा जा सकता है। अच्छा, देखिए अब मैं एक सवाल करूंगा हमें दोस्त श्रीनिवास रेड्डी जी। देखिए शाम का वक्त है और शाम ढल चुकी है, अब रात आ चुकी है। अब आप ये बताइए, जो तस्वीरें सामने आई है एक टीआरएस की नींद उड़ा देगी। आज रात को सोना मुश्किल है टीआरएस चीफ के लिए, और ओवैसी के भी गढ़ में देखिए 1 सीट का नुकसान है, और ओवैसी को पूरी उम्मीद थी, और 1 सीट का नुकसान एक नहीं है, उसके वोट शेयर में भी काफी नुकसान हुआ होगा। बताइए कुछ। देखिए यहाँ अगर ओल्ड सिटी जहाँ एमआईएम के जो गढ़ रहा है 44 सीट्स था और आज शायद 43 तक आया है एमआईएम को, तो कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन एमआईएम को तो परेशान भारतीय जनता पार्टी किया है, यहाँ तक तो कह सकते हैं।
क्योंकि जिस तरह से कांटे की टक्कर जो माना जाता है, हालांकि आज रात के बाद जितना वोट्स जितना डिफरेंस है वो आज रात को पता चल जाएगा, लेकिन जहां ग्राउंड रिपोर्ट मैं जानता हूं और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अगर उनका टारगेट करना है यहाँ खास करके तेलंगाना में, टीआरएस के नेता जो मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव अगर उनको टारगेट करते हैं, उनके ऊपर अगर कई कड़ी शब्द अगर भारतीय जनता पार्टी के जो कोई भी नेता, अमित शाह हो या योगी आदित्यनाथ हो या नड्डा हो और कोई भी नेता केसीआर के खिलाफ अगर कड़े शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो वो रीजनल सेंटिमेंट में बदल सकता है। कोई बाहर से कोई आदमी आके यहाँ के लोकल लोगों को इतने कड़ी शब्द में क्यों बोलते हैं, ये सेंटिमेंट टीआरएस के फेवर में जा सकता था। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी को एक सबसे बड़ा फायदा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो एमआईएम के रूप में। हालांकि उनको दुश्मन जैसे देखते हैं, लेकिन वही जो क्या बोलते हैं रहस्य मित्र जैसे ही समझ सकते हैं, क्योंकि जितना आप एमआईएम के साथ एमआईएम के ऊपर जितना कड़ी आवाज में की बड़ी आवाज में बोलती हो, उतना आपको पोलराइजेशन यहाँ मिलते जाएगा। क्योंकि कोई भी ये नहीं बोल सकता कि सेक्युलर पॉलिटिक्स है, हिंदुत्व है, मुसलमान है। भाई जब एमआईएम खुद मुसलमान वोटर के ऊपर निर्भर होकर पूरा राजनीति करता है, अगर उनके खिलाफ आप बोलते हो तो स्वाभाविक है हिंदू वोट्स यहाँ पोलराइज होने की स्वाभाविक जी। यहाँ कोई सेक्युलर ऐसा कोई शब्द नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा फायदा यहाँ मिला है कि एमआईएम के रूप में, और अमित शाह भी जब आया था यहाँ, उन्होंने टीआरएस के नेता जो मुख्यमंत्री है चंद्रशेखर राव के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की। हालांकि ऐसे पासिंग कमेंट किया था कि बंद कमरे में एमआईएम और टीआरएस इलू इलू क्या है यार, आप बाहर आके बोल सकते हो, ऐसा कुछ कहा था। लेकिन उनका जो पूरे के पूरा जो शब्द है, आदित्यनाथ हो जो भी हो, और सर्जिकल स्ट्राइक ऑन ओल्ड सिटी जहां मुस्लिम ज्यादा होते हैं, रोहिंग्यास मुस्लिम्स है, उसको हम सर्जिकल स्ट्राइक मारेंगे। और अमित शाह ये कहा था कि नवाबों की यहाँ नहीं चलेगा, नवाबों की पालना को हमने ध्वस्त करना है। ये सब कुछ वोट्स पोलराइज करने के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो खेल यहाँ खेला है, मैं आज भी मैं दोहराता हूँ संजय, ये केवल जीएचएमसी हमने टेस्टिंग वाटर जो टेस्ट ऑफ द वाटर बोले था, हमने कहा था जो पानी को टेस्ट करना है, वो कहाँ करना है, साउथ इंडिया के पूरे के जो एक्सपेरिमेंट यहाँ जीएचएमसी में मिला है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और यहाँ वो एक्सपेरिमेंट यहाँ किया है उन लोगों ने। और इमीडिएटली जहां जीएचएमसी के जबरदस्त चल रहा था, और वहां तमिलनाडु में जाइए, वहां रजनीकांत ने ऑलरेडी ट्वीट किया है कि हमको लड़ना है अभी आगे जाके, और रजनीकांत और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलके एक मित्रता के रूप में वहां लड़ने वाले हैं। ये तो पहले से जाहिर है, क्योंकि जितने सब अमित शाह मिला था रजनीकांत से, और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सारे लोग इसमें आए थे। तो ये जो प्रभाव है सीधा मैं समझ सकता हूं कि तमिलनाडु के ऊपर रजनीकांत के ऊपर पड़ा है। जीएचएमसी के जो इलेक्शन जिस तरह से रुझान है, वही समय पे उनका ये इतने सालों से कभी भी हम पॉलिटिकल पार्टी अलाइन करने वाले बात कभी भी रजनीकांत नहीं कहा है। लेकिन वो अभी दिसंबर है नेक्स्ट ईयर में, यानी दिसंबर या जनवरी में वो कहा है कि मैं अलग पॉलिटिकल पार्टी इसको लॉन्च करने वाला। और आज की जो तेलंगाना में जिस तरह से ये रिजल्ट्स आए हैं ना, तो वो पूरे के पूरा और पूरा दक्षिण भारत के ऊपर राजनीति के ऊपर, हालांकि कर्नाटक में उनका पार्टी है ही है। और एक बात यहाँ है संजय, पूरा देश को देखना पड़ेगा कि जब भी भारतीय जनता पार्टी जीतते हैं, एक सबसे बड़ा आरोप ये आता है कि ईवीएम को ये लोगों ने मैनेज करना। अब जीएचएमसी इलेक्शंस में ईवीएम्स है ही नहीं पहली बार, पता नहीं यहाँ जीएचएमसी इलेक्शंस में बैलेट पेपर्स इस्तेमाल किया है। शायद टीआरएस भी जिस तरह से लोगों ने जो अनुमान लगाया है, शायद उनको भी शक हुआ होगा, और उन्होंने शायद यहाँ की जो स्टेट इलेक्शन कमीशन, इनके ऊपर बहुत सारा आरोप है, उनको रिकमेंड किया होगा यार बैलेट पेपर इस्तेमाल करो। और वही बैलेट पेपर आज इस्तेमाल हुआ है, और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया है। तो पूरा देश में अगर कोई देखते हैं कि ईवीएम को भारतीय जनता पार्टी मैनेज करते हैं, इसमें रिमोट में करते हैं, तो अगर वो अनुमान है ना, आज वो पूरा यहाँ साफ हो गया है। डॉक्टर संजय सिंह, ये भी चर्चा हो रही थी हमारे 2 दिन पहले की ये जो अभी चल रहा है, जिस तरीके से अमित शाह हो गए, जेपी नड्डा हो गए, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पूरी ताकत झोंक दी, और जिस तरीके से श्रीनिवास रेड्डी कह रहे हैं कि देखिए ये एक टेस्ट था, वाटर टेस्ट, इसके बाद तो पूरी नजर जो है भारतीय जनता पार्टी की वो दक्षिण भारत में है। अभी देखिए, आपसे जब चर्चा हो रही थी, आपने कहा था कि
वेस्ट बंगाल बहुत तगड़ा निशाना है भारतीय जनता पार्टी का, वहां अग्रेसिव हो गई। इस रिजल्ट से कितना उत्साह मिला होगा भारतीय जनता पार्टी को, और वेस्ट बंगाल में क्या ऐसा कुछ नजरिया आ सकता है देखने में? देखिए, देखा जाए जैसे श्रीनिवास जी कह रहे थे कि दक्षिण भारत में उन्होंने जबरदस्त तरीके से इनरोड बनाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक चीज और साबित की, मैं काफी एग्री करूंगा कि ईवीएम वाला जो अब उनपे जो आरोप लगता था उससे कहीं ना कहीं वो अब वो आरोप उस पर उनपे लगाना मुश्किल हो जाएगा इस चुनाव के नतीजों के बाद, क्योंकि यहाँ पे मतपत्रों का प्रयोग हुआ था, ईवीएम मशीन का प्रयोग नहीं हुआ था। दूसरी जो बात थी कि उसने अपनी इलेक्शन मशीनरी है उसकी ताकत दिखा दी, वो अपना जो अच्छा परफॉर्मेंस था वो कंटिन्यूएशन जो था वो लगातार, जैसे अगर आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने इस साल जिस तरह से खेला था कि वो लगातार एक के पीछे एक अच्छे खेलती गई और स्टेबिलिटी के साथ खेलती गई, लगभग भाजपा इसी तरीके का परफॉर्म कर रही है, और ये उसको बहुत ही मॉरल बूस्टिंग होगा जिस हिसाब से दक्षिण भारत में उसको जो अपने पैर फैलाने थे, साबित कर दिया कि आप किसी भी स्तर का चुनाव हो, चाहे म्युनिसिपल स्तर का चुनाव हो या चाहे लोकसभा के लेवल का चुनाव हो या बाई इलेक्शन हो, आपको पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी। नॉर्मल टाइम पर चुनाव हो या फिर कोविड का जो इरा चल रहा उसमें चुनाव, उसको पूरी तरह से अपनी ताकत झोंकनी पड़ेगी। और ये बहुत बड़ा सिंबल है, क्योंकि एक तरफ उसके तेलंगाना का, एक तरफ ऊपरी तरफ आप देखा जाए तो बंगाल आएगा, और बंगाल जहां पर चुनाव होने वाले हैं, और नीचे आप आएंगे तो दक्षिण के अंदर तो तमिलनाडु है जहां पर एक नया राजनीतिक समीकरण एग्जिस्ट में आने जा रहा है, और वहां की राजनीति में बड़ा उलटफेर होगा जब रजनीकांत आएंगे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो दक्षिण भारत उसका हमेशा से एक वीक पॉइंट रहा, उसे एक हिंदी भाषी प्रदेश की पार्टी के तौर पे देखा जाता था, और वहां पे उसकी स्ट्रेंथ थी, और बात सही भी थी क्योंकि उसकी ज्यादातर सीटें वहां से जीत कर आती थी। लेकिन जो दक्षिण भारत में उसको जो प्रेजेंस उसको अपनी जो बनानी है, उसके लिए उसने जिस तरह से ये काम किया है, उसका फायदा है। ये जो लहर है ये नीचे जाएगी, दक्षिण तमिलनाडु तक भी जाएगी, ये लहर है वो ऊपर भी जाएगी, बंगाल में भी देखने मिलेगा। और खासकर वो जो इल्जाम है वो, या जो कहें कि वो एनालिसिस है कि ओवैसी की पार्टी जहां जहां पर जितनी वोकल होगी, जितने स्ट्रांग होगी, वोट पोलराइज होंगे, भाजपा भी उतनी स्ट्रांग होगी, या भाजपा जहां पे ये पोलराइज होगी, जिस तरह एग्रेसिव तरीके से बात करेगी, वहां से माइनॉरिटी वोट पोलराइज होंगे, तो उसका जो फायदा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को तो होता ही होता है, एमआईएम को भी थोड़े बहुत लेवल पर फायदा होगा, और बीच का जो स्पेस है वही शायद बचेगा जो दूसरी जो पार्टियां हैं उनके लिए। चलिए, मैं एक आखिरी सवाल करूंगा क्योंकि बहुत समय ले लिया आप दोनों जनों का, क्या बहुत बिजी है, और श्रीनिवास रेड्डी जी को कई जगह से बुलावा भी आ रहा है, इनको मतलब गेस्ट के तौर पर चैनलों पर। अच्छा श्रीनिवास जी, चलते चलते ये बताइए, आपने 2 दिन पहले जब इसी मामले में हमसे बातचीत हो रही थी, आपने कहा था कि अमित शाह आए थे, जेपी नड्डा आए थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ आए तो अब भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार नहीं हो रही थी, आपने कुछ और कहा था, जरा दोहराइए। जय श्री राम। आज वो जय श्री राम का जो नारा है, जब सब लोग आए थे जय भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद सब कुछ, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ जब आए थे, उनका पूरे के पूरा पूरा इसमें जय श्री राम ही आया था। और एक बात है संजय, इवन अमित शाह सीधा एयरपोर्ट से वो गया था भाग्य लक्ष्मी मंदिर। जी, भाग्य लक्ष्मी जो मंदिर है वो चार मीनार को लग के है, बहुत छोटा, चार मीनार के 4 मीनार है और छोटा सा मीनार में एक लग के होते हैं। यानी भाग्यलक्ष्मी मंदिर जहां उन्होंने गया था, वो एक सिंबल, एक सिग्नल, एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिया था कि भाई मैं ओल्ड सिटी में आया हूं, चारमीनार ओल्ड सिटी में स्थित है, और वहां आया हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं एएम को, एमआईएम को, कि भाई मैं आपके गढ़ में आया हूं, यहां मैं पूजा किया हूं, यहां से आशीर्वाद ले जा रहा हूं आपको हराने के लिए। ये जो मिला था, पहले योगी आदित्यनाथ भव्य राम मंदिर का उनको चेहरा उसे देख रहा था, उन्होंने कहा था कि भाग्य जो हैदराबाद है उसको भाग्यनगर में हम चेंज करेंगे, किस तरह से मैंने अयोध्या को प्रयाग वहां के कुछ 2 उन्होंने कहा था, जिक्र किया था, अयोध्या मैंने किया था और फरीदाबाद को प्रयाग कुछ किया था, वो सब कुछ बातें यहाँ उन्होंने कही थी, यहाँ हैदराबाद में आके। यहाँ उन्होंने इलाहाबाद को प्रयागराज भी कर दिया। हाँ, इलाहाबाद को प्रयाग किया था, और हाँ, दो उन्होंने कहा था कि मैंने खुद किया है, तो ये हैदराबाद को भाग्यनगर में एक हमको बनने के लिए कोई टाइम नहीं लगेगा। ये सब कुछ बातें हैं, बहुत पोलराइज किया है। और जहां उन्होंने ईस्ट साइड में, मैं बोल हैदराबाद का जो ईस्ट साइड उन्होंने जो रथ यात्रा निकाला था, उनको जो यात्रा निकाला था, और ईस्ट पूरे के पूरा एलबी नगर, यानी एलबी नगर बोलते हैं वहां, असेंबली कॉन्फ्रेंस की इसमें,
पूरे के पूरा भारतीय जनता पार्टी को जीता है। ऑल एवरीवन, ऑल सीट्स आर, पूरा भारतीय जनता पार्टी जीता है वहां, जहां से इन रोड्स बनाया था हमारा योगी आदित्यनाथ। और मैं बोल रहा हूं ना कि आज की तारीख में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना जो वोट शेयर जो बनाया है, बहुत बहुत क्या बोलते हैं कि जिस तरह से बूथ लेवल मैनेजमेंट कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी, ना ईवीएम है ना बैलेट पेपर से। आज सब लोगों, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को जानना, अगर हैदराबाद की ओर देखते हैं तो जानना पड़ेगा उनको जरूर जानना पड़ेगा कि बूथ लेवल मैनेजमेंट, यानी एक वोटर के पास जितने लोग जाके उसको कन्विंस कर सकते हैं और पोलिंग स्टेशन में लाके अपने ओर खींच सकते हैं, वो एक साइंस है। वो आर्ट ऑफ द साइंस, आर्ट ऑफ द वार हम बोल सकते हैं, लेकिन आर्ट ऑफ द साइंस जो है भारतीय जनता पार्टी सीख लिया है विश्व हिंदू परिषद की ओर से, आरएसएस की कार्यकर्ताओं की ओर से और खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से। वो बूथ लेवल पे पहुंचते हैं, हर एक वोटर से संबोधित करते हैं, बातचीत करते हैं, कन्विंस करते हैं और आके वोट लेते हैं। आज अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर सच में लोगों की दिल जीतना है तो भारतीय जनता पार्टी देखिए जिस तरह से पोल मैनेजमेंट करते हैं बूथ लेवल पे, वो सबसे बड़ा आर्ट है। संजय जी देखिए, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है टीआरएस को। पिछली बार 99 सीटें थी उनके पास 2016 में, इस बार घट कर 70 है और एक सीट का नुकसान हुआ है एमआईएम को 44 से 43 और कांग्रेस 2 पर ही बरकरार है। बहुत बड़ा नुकसान है। आपने जो बताया था, भविष्यवाणी नहीं कहूंगा क्योंकि आप भविष्य बताने वाला नहीं है, लेकिन आपने हकीकत को पहचाना, राजनीति को, अंडर करंट जो चल रहा था और अपर करंट जो चल रहा था। आपने कहा जय श्री राम के नारे लग रहे थे, सड़कों पर भगवा छाया हुआ था, आपने उस दिन बताया था और हमने भी तस्वीरें देखी थी टेलीविजन चैनलों में, हर जगह। तो ये बातें साफ नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर दूसरे पार्टियों के लिए नींद हराम कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा फायदा हुआ है दक्षिण भारत में अपने पैर पसारने के लिए। डॉक्टर संजय सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हैदराबाद से श्रीनिवास रेड्डी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वहां प्रशासन और शासन अब किसका होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। आगे की रणनीति क्या होगी, क्या समीकरण बैठते हैं, आप हमें बताइएगा। थैंक यू संजय, हम बिल्कुल बात करेंगे इसके ऊपर। थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये सारा समीकरण आपने देखा है और ये आश्चर्यजनक, जो हैरत अंगेज करने वाले रिजल्ट्स आए हैं, जिसकी एक भविष्यवाणी कर दी थी, हकीकत जिन्होंने बिल्कुल करीबी से देखा था और वहां को करीबी से जानते हैं। श्रीनिवास रेड्डी हैदराबाद से 2 दिन पहले बता चुके थे कि खतरनाक रिजल्ट आएंगे, वो आए। चलिए, अब वहां पर किसका शासन होगा, प्रशासन कौन संभालेगा, इन सभी बातों को लेकर हम बात करेंगे। कौन किसके साथ हाथ मिलाता है, जैसे ही ये बातें सामने आएंगी हम एक बार फिर से हैदराबाद से साथ में लेंगे मेरे दोस्त श्रीनिवास रेड्डी को और संजय सिंह, जो कि राष्ट्रीय राजनीति में बहुत करीबी से नजर रखते हैं। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।